Hello aspirants, welcome to the channel. So today we are going to continue our very much demanded 360-degree revision series जिसमें कि we will complete the static subjects of history, polity, geography, economy, environment, every static subject through the previous year questions. Now ये जो previous year questions हैं, these have been asked in the UPSC CSE examination, CDS examination, CAPF, बीपीएससी एग्जामिनेशन, यूपीपीएससी एग्जामिनेशन, ओडिशा प्रिलिमिनरी सर्विस एग्जामिनेशन एंड जितने भी स्टेट सर्विसेज एंड यूपीएससी के द्वारा पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं वो सारे पेपर्स को हम यहाँ पे प्रॉपरली एनालाइज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें हम स्टैटिक तो कवर करेंगे, साथ में इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल बातें भी, हर टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्चुअल टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री का. एंड मैं आपको बताता भी रहूँगा कि ये पेपर्स जो है वो कौन से एग्ज़ाम्स के हैं. तो ये यूपीएससी ने कंडक्ट करवाया था, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिया है. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट. Now यहाँ पे लिस्ट 1 है विच कंसिस्ट ऑफ जर्नल, न्यूज़पेपर एंड पैम्फलेट्स, एंड लिस्ट 2 है द फाउंडर, एडिटर एंड द ऑथर. नाउ कुडी आरसू, किसान बुलेटिन, बॉम्बे क्रॉनिकल एंड भवानी मंदिर. अब कुडी आरसू दिस वॉज फाउंडेड बाय ईवी रामास्वामी नाइकर. सो ए का हमारा यहाँ पे 4 विल बी करेक्ट. देन है किसान बुलेटिन, देन है बॉम्बे क्रॉनिकल एंड देन डी में है भवानी मंदिर. नाउ इफ यू हैव रेड स्पेक्ट्रम यू विल गेट टू नो दैट दिस भवानी मंदिर वाज रिटन बाय औरोबिंदो घोष. सो डी का 1 होगा. अगेन वी आर स्टक विथ आवर 2 ऑप्शंस. बॉम्बे क्रॉनिकल यू विल नो वाज रिटन बाय फिरोज शाह मेहता. सो सी का हमारे यहाँ पे 2 होगा. एंड किसान बुलेटिन वाज रिटन बाय इंदुलाल याग्निक. सो हमारे यहाँ पे ए वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ दूसरे क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले लेट अस सी सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल्स एंड इसके फाउंडर्स. नाउ कुडी अरासू, दिस वाज रिटन बाय ईवी रामास्वामी नायकर. भवानी मंदिर बाय औरोबिंदो घोष. नाउ मूक नायक एंड एनहिलेशन ऑफ कास्ट, दीज टू वेयर रिटन बाय बी आर अम्बेडकर. ओके, देन गुलामगिरी वाज रिटन बाय ज्योतिबा फुले. देन अगेन अमृत बाजार पत्रिका बाय शिशिर कुमार घोष. एंड देन बंदी जीवन वॉज रिटन बाय सचिंद्र नाथ सैयल. यहाँ पे ज्योतिबा फुले के रिगार्डिंग आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि ही इस्टेब्लिश द सत्य शोधक समाज. ठीक है, सत्य शोधक समाज इन 1873 इट वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले ओनली. ओके, नाउ बी आर अम्बेडकर के बारे में बात करूं तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वॉज ऑल्सो फाउंडेड बाय बी आर अम्बेडकर. इनके रिगार्डिंग आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है. ओके, नाउ कुछ और जर्नल्स की अगर मैं बात करूं तो एक देख लेते हैं न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ. ठीक है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, दीज टू वेयर रिटन बाय एनी बेसेंट. ठीक है, नेक्स्ट है अगर मैं बात करूं संवाद कुमुदी, दिस वॉज रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय. अब राजा राम मोहन रॉय के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय वॉज गिवन बाय अकबर टू. ठीक है, दीज आर बेसिक फैक्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए. इसके अलावा अगर मैं राजा राम मोहन रॉय की बात करूं तो इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथीइस्ट. ठीक है, इसके अलावा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये भी इन्होंने यहाँ पे जर्नल लिखा था. ठीक है, सो यहाँ पे ये सारे एडिशनल फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. एंड इसके अलावा हमने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फैक्ट्स देखे हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है. ओके, लेट अस नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, now let us see the second question. Which one of the following is an example of airborne disease? Now the airborne disease में क्या होता है कि the medium of transmission is through the air and these disease are generally believed to be more contagious.
ओके। नाउ एयरबोर्न डिजीज के एग्जांपल्स की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एंड यहाँ पे आप एक कोविड-19 को भी या कोविड को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, विच इज कॉज थ्रू द सार्स CoV-2 वायरस, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीज की बात करें तो कॉलेरा, टाइफाइड, गियार्डियासिस एंड हेपेटाइटिस सी, ओके, दीज आर वाटर बॉर्न। नाउ यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए आपको पता होनी ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वायरस। एंड जितनी भी मैंने डिजीजेस बताई हैं यहाँ पे, ये किससे कॉज होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द वायरस, इट इज़ जनरली नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है तो इसका मतलब ये है कि इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, ठीक है, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, so it requires a living medium, okay, to reproduce itself. So ये non living होते हैं and this is the reason why they are dependent on the host for reproduction. Bacteria on the other hand, these are living and these are independent for reproduction, मतलब कि this can reproduce on its own, okay. Now the viruses has a simple structure and it has no ribosome, but जबकि बैक्टीरिया हैज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड इट हैज़ राइबोसोम। दिस यू नीड टू नो, वायरस में जो है वो राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है ना। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। इसके अलावा कॉलरा, टाइफॉइड, बोथ ऑफ दीज आर आल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अगर मैं बात करूं वायरस की तो मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, इसके अलावा डेंगू, ऑल ऑफ दिस इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। नाउ मलेरिया की बात करूं, ये भी आपको पता होना चाहिए, द मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ओके। नाउ गियार्डियासिस है, ये पैरासाइट कॉज करता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। लेट्स नाउ मूव टू द थर्ड वन। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच वन of the following can be considered a part of the ancient Indian स्मृति लिटरेचर। नाउ पता नहीं आपने ये टर्म पहले सुना हो या ना सुना हो, मैं आपको बता देता हूँ। नाउ एंशंट लिटरेचर की अगर बात करें ना तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स के लिटरेचर होते थे, एक तो श्रुति, एक होता है स्मृति। अब स्मृति, व्हाट डज द नेम स्मृति मीन्स? स्मृति मीन्स जो आपने सोचा है, ठीक है, विच इज थॉट ऑफ। एंड श्रुति मतलब क्या? जो आपने सुना हो, ठीक है, विच यू हैव हर्ड। सो जो श्रुति लिटरेचर हुआ होता था एंशियंट टाइम में, इट वॉज बिलीव्ड दैट इट वॉज डायरेक्टली डिलीवर्ड बाय गॉड्स एंड देन हर्ड बाय सेंट्स, ठीक है। जो गॉड ने बोला, सेंट्स ने उसको सुना एंड देन दे रोट दिस लिटरेचर। On the other hand, Smriti literature is basically the post-Vedic Brahmanic literature. Okay, now this is believed to be written based on the memory of various saints. मतलब Shruti was directly believed to be delivered by gods, whereas Smriti was based on memory, क्योंकि नेम भी सजेस्ट कर रहा है। Okay, now the examples of Shruti literature are Vedas, Brahmanas, Aryanyakas and Upanishad. Vedas में आपको पता है there are basically 4 Vedas, Rig Ved, Sam Ved, Yajurved and अथर्ववेद। उपनिषद की मैं बात करूं तो उपनिषद इज बेसिकली द फिलॉसफी ऑफ द वैदिक लिटरेचर, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू फिलॉसफी। नाउ स्मृति लिटरेचर की मैं बात करूं तो इट इंक्लूड्स वेदांग, महाभारत, रामायण, पुराण एंड धर्मशास्त्रास, ओके। नाउ स्मृति लिटरेचर में वेदांग जो हैं, दिस इज फॉर ऑफ द प्राइमोस्ट इंपॉर्टेंस, ओके। बेसिकली 6 वेदांग्स हैं, basically 6 types of Vedangs are there, basically Kalpasutra, Siksha, Nirukta, Jyotish, Chand and Vyakran. These are the 6 type of Vedangs and Vedang is a स्मृति लिटरेचर। बेसिकली हमने क्या देखा, श्रुति लिटरेचर यहाँ पे वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद है। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, which of the following can be considered a part of the ancient Indian स्मृति लिटरेचर?
Now Smriti literature, Puran, this is a Smriti literature. रामायण, इट इज अ स्मृति लिटरेचर. कल्पसूत्र, अभी मैंने आपको बताया कल्पसूत्र इज अ वेदांग. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ स्मृति लिटरेचर. फोर्थ ऑप्शन इज वेदास. नाउ वेदास वी हैव सीन इज श्रुति, एंड श्रुति इज व्हाट? इट इज डायरेक्टली बिलीव्ड टू बी डिलीवर्ड बाय गॉड्स. सो फोर्थ ऑप्शन विल नॉट होल्ड ट्रू. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा 1, 2 एंड 3. So A would be the correct answer to this question. I hope इस क्वेश्चन का you have understood the concept as well. ठीक है, so अगर समझ आ गया है तो let's now move to the next question. Now the next question is on match the list 1 with list 2 and select the answers using the code given below in the list. List 1 consists of the special provision in the Constitution of India, and list 2 contains the state about which the provisions have been given. Article 371 है यहाँ पे, 371A, 371B and 371I, and these are the name of the states. Now this question is obviously polity का है, and this has been asked in the UPSC CDS examination which was held in 2025. Now let's talk first about this article 371. Now this article 371 is contained in part 21 of the Constitution, and this article contains the special provision to the certain states to address the regional disparities. ठीक है, that has been there. So basically यहाँ पे 1-2 हमारे वेस्टर्न स्टेट्स हैं, ओके, एंड इसके अलावा जितने भी हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं. सो टोटल ऑफ 12 स्टेट्स के लिए यहाँ पे प्रोविजन है. बेसिकली आर्टिकल 371 is related to महाराष्ट्र एंड गुजरात. ओके, अगर आपको बेसिकली आर्टिकल 371 बोलेंगे तो दिस इज महाराष्ट्र एंड गुजरात. 371A is related to नागालैंड, 371B is related to असम, 371C मणिपुर, 371D एंड E में है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, 371F में प्रोविजंस रिगार्डिंग सिक्किम, 371G provisions regarding Mizoram, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा एंड 371J इज अबाउट कर्नाटका. इसमें पर्टिकुलरली सिक्किम आपको के लिए इंपॉर्टेंट है, मणिपुर, असम एंड नागालैंड, इतने स्टेट्स का पता होगा आपको तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन हियर. 371 मैंने बताया था आपको, 371 यस मैंने बताया था गुजरात एंड महाराष्ट्र. ओके, 371A इज रिलेटेड टू नागालैंड, 371B इज रिलेटेड टू असम. ठीक है, नाउ लेट अस सी. ए का हमारा 2 है, ए का 2 है, बी का वी हैव 1, बी का 1, सी का 3 है एंड डी का ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 है. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ 371 के पहले आर्टिकल 370 यू नो, आई होप आपको पता होगा, इट कंटेन्ड स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, जिसको कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के बाद में इस प्रोविजन को एंड कर दिया गया. सो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोविजन आर्टिकल 371 में है दीज आर टेम्पररी प्रोविजंस, परमानेंट नहीं है ये. ओके, नाउ इसके अलावा यू नीड टू नो अबाउट शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6. अब शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में स्पेशल ट्राइबल एरियाज के लिए, शेड्यूल्ड एरियाज के लिए प्रोविजन है. नाउ शेड्यूल 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के लिए प्रोविजंस हैं. ऑन द अदर हैंड शेड्यूल 5 में अदर स्टेट्स के लिए प्रोविजन है, अदर शेड्यूल स्टेट्स के लिए प्रोविजन है. शेड्यूल 6 इज रिलेटेड टू असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हाँ, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, मैंने अभी बताया ना आपको शेड्यूल 5. सो शेड्यूल 5 में देयर इज अ प्रोविजन टू एस्टैब्लिश
और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ओके, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रोविजन शेड्यूल 5 में है। ऑन दी अदर हैंड शेड्यूल 6 में प्रोविजंस आर देयर रिगार्डिंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ओके, सो ये आपने ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हमारा ज्योग्राफी एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी सीएससी ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। नाउ यहाँ पे वी हैव टू मेंशन हियर रीजन है, नेम ऑफ द माउंटेन एंड टाइप ऑफ द माउंटेन। ये सारा कुछ करेक्टली मैच्ड होना चाहिए एंड कितने पेयर्स यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। Now before solving this question, let us strictly and let us straight away move to the basics here. Now mountains are basically classified into two types. एक तो होते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स एंड एक होता है हमारा ब्लॉक माउंटेन्स। Now the fold mountains are formed due to the activities in the convergent plate boundaries. Convergent plates are like this, ठीक है, दो प्लेट्स यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं। सो इनके कन्वर्जन से क्या होता है, जब ये कन्वर्ज करती हैं सो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर में जाती है एंड दिस इज लाइक वेरी हाई पीक्स। ठीक है, हाई पीक्स फॉर्म होती हैं ड्यू टू द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। सो बेसिकली आप देखोगे जितने भी फोल्ड माउंटेन्स हैं दीज आर वेरी मच दोज टाइप्स ऑफ माउंटेन विच हैव ग्रेट हाइट। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज इन इंडिया, उसके बाद में एंडीज माउंटेन रेंज है, दिस इज इन साउथ अमेरिका। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सो देयर इज दिस रॉकीज माउंटेन, ये नॉर्थ अमेरिका में है। एल्प्स माउंटेन इन द यूरोपियन कंट्रीज, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोल्ड माउंटेन। ऑन द अदर हैंड द ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉल्टिंग ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के रीजन से दीज ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म। एंड अगर इनके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं सो दिस इज सियरा नवादा, दिस इज इन यूएसए। वॉस्चेस, ब्लैक फॉरेस्ट obviously in Germany, and Vindhyas is in India. So these are the examples of block mountains. Now यहाँ पे I have written down some of the mountain range and वो कहाँ पे है। So Vosges की अगर मैं बात करूँ so this is a block mountain and this is located in France. Okay, Appalachians, this is in USA and this is a type of fold mountain. Now Andes is also a type of fold mountain and it is spread over these countries. Now ये क्वेश्चन जो है कि एंडीज कौन सी कंट्रीज में एक्सपेंड करता है, दिस वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी 2025 सीएससी एग्जामिनेशन। ओके, सो द एंडीज spreads through Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia and Venezuela. 7 कंट्रीज हैं थ्रू विच दिस एंडीज एक्सपैंड। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सो सम ऑफ द वोल्केनोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, माउंट लेवोटोबी, लाकी लाकी, इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। माउंट लोआ, चलो इसका मैं बता देता हूँ, दिस इज इन हवाई। माउंट मेरापी, माउंट फूजी या माउंट फूजियामा। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि ये कहाँ पे हैं, वेयर आर दीज वोल्केनोज सिचुएटेड। ठीक है, नाउ लेट अस कम बैक टू आवर क्वेश्चन। नाउ सेंट्रल एशिया, वॉस्चेस फोल्ड माउंटेन। नाउ वॉस्चेस इज एक्चुअली अ फोल्ड माउंटेन, ये तो बिल्कुल सही है, बट it is not located in Central Asia but in France. So first one तो is definitely wrong. Europe, Alps and these Alps are type of block mountains. Now this is definitely wrong because Alps is there in Europe but it is a type of fold mountain. So second हमारा भी wrong हो गया। North America में Appalachians है and these are the types of fold mountains, absolutely true है। And साउथ अमेरिका
एंडीज एंड ये फोर्ड माउंटेन है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। 3 and 4 यहाँ पे ऑप्शन है जो हमारा, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ओनली द 2 पेयर्स, दैट इज पेयर 3 and 4 here is absolutely correct। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, नाउ लेट्स हेड बैक टू आवर क्वेश्चन। Now here is our next question. Consider the following information. Now waterfall given है, region given है and river given है, and we have to mention that which of the following information is correctly matched. Now यहाँ पे धुआंधार, हुंदरू एंड गिरसोपा के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, let us first revise some of the waterfalls and then straight away we will move to the questions. Now talking about the Kunchikal waterfall. Now this Kunchikal waterfall is in Karnataka on the river Varahi. Dudhsagar is on the border of Karnataka and Goa and it is situated on river Mandovi. Jog Fall is also known as Girsopa. It is in Karnataka and it is on the river Sharavati. Noakhalikal is in Meghalaya and it is situated on, it is not directly situated on any river, but it feeds on the rainwater. Okay, now next is Hundru. Hundru waterfalls is in Jharkhand on the river Subarnarekha. Dhuandhar waterfalls is in Madhya Pradesh on the river Narmada. Chitrakote is in Chhattisgarh on river Indravati. Now this Chitrakote is also known as Niagara Falls of India. ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज ऑल्सो नोन एज द नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। दिस इज द चित्राकूटे waterfalls in Chhattisgarh. Now let us straight away move to the question. Now this Dhuandhar, this is in the Malwa region and it is on river Narmada. So this is absolutely correct. Hundru waterfalls is in Chota Nagpur plateau. The region is Chota Nagpur plateau. तो छोटा नागपुर किधर है, झारखंड के रीजन में, ऑन द रिवर सुवर्णरेखा. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड देयर इज गिरसोप्पा, इट इज इन कर्नाटका और वेस्टर्न घाट्स वी कैन से ऑन द रिवर नेत्रावती. नाउ दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज गिरसोप्पा इज लोकेटेड ऑन रिवर शरावती. ठीक है, सो द थर्ड ऑप्शन दैट इज गिवन हियर इज नॉट करेक्ट. First and second is correct, so only 2 pairs here are the correct answer. Okay, B यहाँ पे correct answer होगा. I hope you have solved this question. Let's now move to the next question. Now this question is of history. Again अगर एग्जाम की मैं बात करूँ तो UPSC एग्जामिनेशन में this question was asked. The question is, consider the following social movements: चिपको मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह एंड सत्य शोधक समाज. Which one of the following is the correct chronological order, starting with the earliest of the launch of the above social movements? So before solving this question, let us first talk about this Chipko movement, Bardoli Satyagraha and Satya Sodhak Samaj in detail, and then we will solve the question. Now, talking about the Chipko movement, now this movement was very famous in the year 1970s. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट था ये. It was basically a non-violent movement that was led by Sundarlal Bahuguna. Now, this occurred in this revolt took place in the Garhwal district of Uttarakhand, and it aimed at environmental conservation movement. Okay, चिपको इट मीन्स लोगों ने क्या किया था, जो ट्रीज थे वहां पे, ठीक है, ट्रीज से जाके वो सब लोग चिपक गए थे ताकि डिफोरेस्टेशन को रोका जा सके. ओके, नाउ व्हाट डिड दिस चिपको मूवमेंट अचीव्ड? सो बैन ऑन कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज, इट हैपेंड आफ्टर दिस चिपको मूवमेंट. 1970s में ये स्टार्ट हुआ था. टॉकिंग अबाउट द बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, इट हैपेंड इन द ईयर 1928 and it was led by Sardar Vallabhbhai Patel. Now, it was a peasants movement and
it was also a non-violent movement. So what did this Bardoli Satyagraha achieved? So the increased tax rate that was increased on the peasant, it was reduced, and the land that was confiscated was returned to the peasants. Now, Sardar Patel, the title of Sardar to Vallabh Bhai Patel was given by the women who participated in the बारदोली सत्याग्रह. ठीक है, जिन वुमेन्स ने बारदोली सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था उन वुमेन्स ने ही टाइटल दिया था सरदार का टू द वल्लभ भाई पटेल. ओके, ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे. एंड ईयर आपको पता चली गया होगा 1928. नाउ नेक्स्ट इज सत्य शोधक समाज. दिस was a socio-cultural रिफॉर्म मूवमेंट. ठीक है, ये तो क्लियर होगा ही आपको. नाउ इट हैपेंड इन द ईयर 1873. नाउ दिस चैलेंज द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड कास्ट हायरार्की. दिस मूवमेंट एम टू चैलेंज द ब्राह्मणिकल dominance and the caste hierarchy. It was led by Jyotiba Phule in Maharashtra. Okay, now अगर बात करूँ मैं चिपको मूवमेंट की तो 1970s बारदोली सत्याग्रह वी हैव सीन. 1928 सत्य शोधक समाज इन द ईयर 1873. So 3 would be at the first, 2 would be at the second and 1 would be at last. So यहाँ पे 3 to 1 और C is going to be the correct answer to this question. ठीक है, C will be the correct answer. Now नेक्स्ट देखते हैं. नाउ दिस इज ऑब्वियसली यूपीएससी CDS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था. साइंस का क्वेश्चन है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफीन. इट इज द थिनेस्ट मटेरियल नोन सो फार. इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड इट इज हाईली कंडक्टिंग एंड इट इज अ वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर. नाउ ग्राफीन के बारे में बात करें तो ग्राफीन इज बेसिकली एन एलोट्रोफ ऑफ कार्बन. प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल. ओके, इट इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज इट इज इलास्टिक. ठीक है, इट इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट कंडक्टर. सो यहाँ पे तो ये फैक्ट एग्री हो गया कि इट इज हाईली कंडक्टिंग. नेक्स्ट इज इट इज जीरो गैप सेमीकंडक्टर. वाइड गैप नहीं. ठीक है, वाइड गैप यहाँ पे इनकरेक्टली मेंशन्ड है. इट इज जीरो गैप सेमीकंडक्टर. व्हाई? व्हाट डज इट मीन बाय जीरो गैप? इट मीन्स दैट द वैलेंसी एंड द कंडक्टर बैंड्स जो हैं दीज टचेज एट सर्टेन पॉइंट. ओके, गैप उनमें नहीं होता है. किसी किसी पॉइंट पे कंडक्टर बैंड जो हैं वो टच करते हैं एक दूसरे को. यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया है इट इज अ वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर. सो दिस इज फॉल्स. ठीक है, डी हमारे यहाँ पे फॉल्स है. सो नॉट अ प्रॉपर्टी हमसे पूछा है. सो डी विल बी दी आंसर. इसके अलावा लेट अस सी सम ऑफ द मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफीन. इट इज द बेस्ट थर्मल कंडक्टर. सो इट इज ट्रांसपेरेंट. सो ये भी हमारा करेक्ट है. इट इज थिनर. इतना थिन होता है कि इट इज 1 मिलियन टाइम्स थिनर देन अ ह्यूमन हेयर. ओके, सो सारे ऑप्शंस यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं except this one option that it is a wide band gap semiconductor. So D would be the correct answer to this question. Okay, D हमारा यहाँ पे correct होगा. This is a not a property of graphene. Next देखते हैं. Now again this is a question of UPSC history. Modern history का ये question है. So let us now see this question. Now again ये question जो है this is based on the chronology. So chronologically arrange the formation of the following political associations beginning from the earliest. Pune Sarvajanik Sabha, Indian Association, Madras Mahajan Sabha and the Bombay Presidency Association. Now talking about, let us first discuss about these organizations and then straight away we will come to the answer. Now talking about the Pune Sarvajanik Sabha, 1817 में this was formed by M.G. Ranade. So M.G. Ranade was the founder. And what was the aim or the purpose? No, the purpose was that it served as a link between the government and the people. ठीक है, गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में लिंक
एज अ लिंक का काम किया था पुणे सार्वजनिक सभा ने. Okay, and it also advocated for the legal rights of the peasantry. Okay, so 1870 में this was formed. Next is the Indian Association. Now this was formed in the year 1876 by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. Also, this Indian Association was the first nationalist organization with an all India outlook. Okay. Next is about the Madras Mahajan Sabha. Now, this Madras Mahajan Sabha was formed in the year 1884 by M. V. Raghavacharya, G. Subramanyam Iyer, and P. Anand Charlu. So, the names and the information that I am giving you here is also very, very important. आप इसको इग्नोर मत करना. जितनी इन्फॉर्मेशन मैं कंसाइज करके लेके आया हूँ आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. Now, Madras Mahajan Sabha 1884, and it presented the public demands of the South Indian people. ठीक है. Next is the Bombay Presidency Association. Now this was formed in the year 1885 by Firoz Shah Mehta, K.T. Telang and Badruddin Tayyab ji. Now this Bombay Presidency Association, it was formed against the Lytton policies. ठीक है. the very oppressive policies of Lord Lytton, जिसमें कि एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी था. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 एंड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. इसके अगेंस्ट में दिस प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड. Now what was this Ilbert Bill controversy? Now what happened in this bill was there was a provision in which the Indian judges were granted that power that they can try the Europeans. Okay, and this widely enraged the Europeans or the white people. उनको ये लगता था कि how can an Indian man or an Indian judge वो हमारे अगेंस्ट ट्रायल कैसे कर सकता है. ठीक है. सो बेसिकली दिस वाज देयर इन द इल्बर्ट बिल. ओके, लेट अस नाउ स्ट्रेट अवे मूव टू द क्वेश्चन. नाउ पुणे सार्वजनिक सभा की मैं बात करूं, सो वी हैव सीन इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1870. 1876 में इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा इन 1884 एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885. क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है तो यहाँ पे फर्स्ट होगा हमारा एट द फर्स्ट, सेकंड हमारा है एट द सेकंड, देन है हमारा 3 एंड देन है हमारा 4. सो 1 2 3 4 इज करेक्ट हियर. ठीक है. A will be the correct answer to this question. Okay, A will be the right answer. I hope you have solved this question efficiently. Let's now move to the next question. Now this is a very conceptual type of question. ठीक है, बहुत conceptual question है. So इसको देखते हैं एक बार. Now which one of the following, and ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है and it was asked in the UPSC CDS examination. ठीक है. Now which one among the following pairs of type of firms and feature is not correctly matched? The first one is the oligopoly firm, which is interdependence in decision making. Monopolistic firm is the price setter. Monopoly firm produces an efficient level of output, and perfectly competitive firm is produces socially optimum output. Now let us first see about every type of firms that is there in the question, and then हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. कंसेप्चुअली जब क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए बेटर होगा ये. ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म. नाउ परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि द फर्म is basically the price taker. Okay, the rupee or the amount of the product is determined by the overall market. The prices are determined by the overall market, so the firm is a price taker. Next is perfectly competitive market में there are large number of buyers and sellers. Next is there is homogeneous product. Homogeneous product में क्या होता है? The products are identical. Okay, in this market identical products होते हैं and
free entry and exit है. Okay, there is free entry and free exit in the market. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म में क्या होता है कि द फर्म्स, जो फर्म्स होती हैं, these have some control over the prices due to product differentiation. Products are mostly homogeneous, but there is slight differentiation in the product. So also there are many buyers and sellers, and the products that are there, these are close substitute but not identical. आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं होते हैं जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता है. एंड देयर इज लो बैरियर्स टू एंट्री, मतलब एंट्री एंड एग्जिट के लिए जो प्रोविजंस होते हैं, एंट्री एंड एग्जिट जो है वो फ्री होती है बेसिकली. नेक्स्ट है हमारा ओलिगोपोली फर्म. नाउ व्हाट हैपेंस इन ओलिगोपोली इज देयर इज सेट ऑफ फर्म्स, मतलब जैसे फार्मा इंडस्ट्री को हम कंसिडर करते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री में बेसिकली 4 और 5 यहाँ पे मेजर फर्म्स हैं. सो इन्हीं के बीच में जो है कंपटीशन होता है. एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली. जैसे टोयोटा है, महिंद्रा है एंड ऑल ऑफ दीज कंपनीज, तो आपस में ये लोग प्राइस जो है वो वेरी करते हैं. एंड सम सेट ऑफ फर्म्स आर ऑल्सो देयर, बिकॉज यहाँ पे कुछ ही सेट्स ऑफ फर्म होती हैं, सो देयर आर हाई बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट. ऑल्सो कंट्रोल होता है ओवर प्राइसेस बिकॉज देयर आर सम कंपनीज ओनली. जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे मारुति सुजुकी अगर कंसिडर करते हैं कि उसने 10 लाख की कार लॉन्च की, तो टोयोटा विल ऑल्सो ट्राई टू लॉन्च अ कार इन 10 लाख. सो जितने रेंज में इनको मेंटेन करना है प्राइसेस को, ये कर सकते हैं. इसी का मतलब है कि कंट्रोल होता है ओवर प्राइसेस. ठीक है. नाउ इंटरडिपेंडेंस है बिकॉज एक सेट ऑफ फर्म्स हैं एंड बहुत सारी कुछ ही कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं. सो हर एक फर्म का एक्शन जो है अफेक्ट करता है अदर फर्म्स के प्राइसेस को भी एंड डिसीजंस को भी. इट मीन्स व्हाट कि अगर मान लेते हैं मारुति सुजुकी लॉन्चेस अ कार इन ₹10 lakh, then Toyota also has to launch a car in 10 lakh. Otherwise, this Maruti will eat the market share of Toyota. Understood? Now the next is monopoly. Now monopoly क्या है? There is one single king, मतलब one single firm होती है. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक इंडिया में एग्जांपल ले लें मोनोपोली का, तो IRCTC is an example of monopoly in the railway sector. The firm is a price maker. There is a single seller. फॉर एग्जांपल जैसे रेलवेज है इंडिया में, देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट. क्या रेलवेज जैसा ही कोई सब्सटीट्यूट है? नहीं है ना. बस ट्रांसपोर्ट तो डिफरेंट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट इज डिफरेंट. ठीक है. सो देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट एंड देयर इज एब्सोल्यूट बैरियर्स टू एंट्री. ठीक है. एंट्री ही नहीं मिलती है फर्म्स को बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. फॉर एग्जांपल हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया. रेलवेज को कौन compete करेगी? नहीं कर सकती ना. सो दैट इज वाई दिस इज मोनोपोली. सो बिकॉज क्योंकि एक फर्म होती है एंड द फर्म इज प्राइस मेकर, जनरली द आउटपुट और द प्रोडक्ट दैट इज मेड, ठीक है, द प्रोडक्शन इज लो. क्योंकि अगर प्रोडक्शन लो होगा तो डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा है क्योंकि मोनोपोली है फर्म की, एंड द प्रोडक्शन इज लो, सो इनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा. क्योंकि प्रोडक्शन लो है तो ये प्राइसेस को ज़्यादा रखेंगे. एंड इन दिस केस जो है ये अपना आउटपुट को लो रखते हैं. ठीक है. प्रोडक्शन को लो रखते हैं टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट्स. ओके. नाउ दिस इज द रीज़न वाई LHB ट्रेन्स चलती है, नॉर्मल एक्सप्रेस एंड सुपरफास्ट ट्रेन्स चलती है इंडिया में. अब वी नो दैट देयर इज एन हाई डिमांड फॉर दोज ट्रेन्स बिकॉज most of the population in India is middle class. But still Vande Bharat trains are launched. These are the premium trains and these are being imposed on the public. Why? Because अगर LHB ट्रेन्स को ही यहाँ पे बेटर कर दिया गया या एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क को बहुत एफिशिएंट बना दिया गया, इन ट्रेन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट आउटपुट को लो रखा जा रहा है. क्यों? क्योंकि इम्पोज करना है यहाँ पे अनदर सेट ऑफ ट्रेन्स दैट इज slightly expensive in comparison to other. ठीक है. Now let us come straight back to the question. Now oligopoly firm, there is interdependence in decision making. Yes, as I've told you, there is
सेट ऑफ कंपनीज दैट आर वर्किंग, सो बिल्कुल इंटरडिपेंडेंस होते हैं। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक फर्म। अब मोनोपोलिस्टिक फर्म, द फर्म इज अ प्राइस सेटर, एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वन कंपनी का ही रूल होता है। देन देर इज मोनोपोली, इट प्रोड्यूसेस एन एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट। नहीं, आउटपुट इज जनरली लो। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है, तो सी ही हमारा नॉट करेक्ट होगा, बिकॉज आउटपुट इज लो सो दैट द प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज। Now, perfectly competitive firm produces socially optimum output. Yes, क्योंकि अगर आउटपुट नहीं हुआ उस कंपनी का तो द प्रोडक्ट और द कंज्यूमर माइट शिफ्ट टू अ डिफरेंट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। आप ज़रूर, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कंसेप्ट कैसे लगे। ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताना। नाउ द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन, रीफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन। सो क्वेश्चन तो इजी, आंसर तो इजी है, श्रिंकफ्लेशन ही होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग द साइज का मतलब क्या होता है, श्रिंक करना। तो इसके लिए इकोनॉमी की तो ज़रूरत नहीं थी, आप वर्डिंग से भी निकाल सकते हो इसका आंसर, बट स्टिल द अदर ऑप्शंस दैट आर गिवन हियर आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सो वी विल डिस्कस देम आल्सो। ओके, नाउ let us see the shrinkflation. The shrinkflation is also called as the hidden inflation. Now in this the price remains the same but the size, quantity and quality of the product is reduced. अब reflation क्या होता है? Deflation, this is a period after economic contraction and deflation. Now reflation is a deliberate effort by central bank to tackle deflation. अब इसमें क्या होता है, मार्केट में व्हाट हैपेंस इज डिमांड नहीं होती है। सो जब डिमांड नहीं होगी, लोग प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे, सो दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। सो व्हाट सेंट्रल बैंक डज इज इट लोअर्स द इंटरेस्ट रेट। मान लो आपके बैंक अकाउंट में पहले 8% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब वो लो करके 5% कर देंगे। तो जब लोअर द इंटरेस्ट रेट होगा तो क्या होगा इससे कि people will withdraw their money from the banks and use it for their consumption। ठीक है, इससे क्या होगा, मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। अब जैसे CRR पे लोअर, यहाँ पे रिटर्न्स का यहाँ पे डिसाइड किया गया कि CRR को हम लो कर रहे हैं। CRR लो करने से क्या होगा, CRR इज कैश रिजर्व रेशियो। पहले मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। कैश रिजर्व रेशियो, नाउ दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज केप्ट बाय द बैंक्स विद द RBI। अभी मान लो डिफ्लेशन है या डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इन डिफ्लेशन इज डिमांड जो है इकोनॉमी में वो नहीं है, सो रिजर्व बैंक क्या करेगा, CRR को रिड्यूस करेगा। नाउ CRR का क्या मतलब होता है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज केप्ट बाय बैंक्स विद द RBI। सो व्हेन द CRR विल डिक्रीज, it means that bank would have to keep less amount of money with RBI। अब क्योंकि बैंक, मान लेते हैं पहले 100 रुपीज RBI के पास रख रहा था, मान लो 10% CRR था, उतना होता नहीं है, बट लेट अस कंसिडर दिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन। नाउ आफ्टर 10% व्हाट हैपेंड वाज, बैंक ने रिड्यूस कर दिया CRR को 8% पे। सो अब 80 रुपीज ही बैंक को रखना पड़ रहा है RBI के पास। जो ये 20 अमाउंट एक्स्ट्रा है बैंक के पास, ये क्या करेगा, लेंड करेगा लोन्स के थ्रू। तो जब लोन दिया, लोन तो कंज्यूमर को या सिटीजन्स को मिलेगा, तो ये कंज्यूमर उस पैसे का कंजम्पशन ही तो करेगा, मार्केट में जाके कोई सामान लेगा या किसी तरह का से मार्केट में उसको यूटिलाइज करेगा। सो दिस इज हाउ दिस इज टैकल्ड, दीज थिंग्स आर टैकल्ड इन द इकोनॉमी। सो ठीक है, डिफ्लेशन समझ में आ गया, एंड हाउ CRR एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस इट। डिसइंफ्लेशन क्या होता है, डिसफ्लेशन इज द स्लोइंग डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब देयर इज इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई है मार्केट में, बट it is slowing down, inflation rate is falling but it is still positive, this is disinflation। And what is deflation, this is sustained decrease in deflation, that is inflation is negative, and it is also known as recession in the economy। ठीक है, समझ में आ गया। so this is how the things work।
Now reducing the size of a product while maintaining its sticker price, this is obviously shrinkflation. So A would be the correct answer. So with this, our today's video and our today's class is finished. Class kaisi lagi? Do mention your valuable suggestions in the comment section. And thank you for watching this video. You can like the video if you want. So thank you for watching. Keep studying.